सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना यार, और वीडियो को अंत तक देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करना, और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों के पास पहुंच सके। और मैं आपको बता दूं कि एल्काइल हैलाइड्स हम लोग कवर अप कर रहे थे। एल्काइल हैलाइड्स के 4 लेक्चर में मैंने पूरा एल्काइल हैलाइड्स एक एक चीज कंप्लीट कर लिया है। मुश्किल से हर एक वीडियो 30 मिनट से कम का है, तो आप जाएं उसको देखें। 2 घंटे के अंदर, 2 घंटे से कम के अंदर, मुझे बोलना चाहिए 2 घंटे से कम के अंदर मैंने पूरा एल्काइल हैलाइड्स आपका कंप्लीट करा दिया। एक एक चीज बताया है, शॉर्ट ट्रिक के साथ याद करने का तरीका बताया है, तो आप उसको बिल्कुल मिस ना करो यार। जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी लेक्चर्स के लिंक है, उसको देखो। इस लेक्चर में अब हम हेलो एरीन चैप्टर शुरू करने वाले थे। चूंकि हमारे चैप्टर का नाम था हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स, हमने हेलो एल्केन्स तो पूरा देख लिया। अब हेलो एरीन्स देखने से सबसे बेटर होता है कि हम पूरी एरोमेटिक केमिस्ट्री पढ़ लें। एरोमेटिक केमिस्ट्री पढ़ लें मतलब सर कि अगला जो चैप्टर होता है वो होता है एल्कोहल, फिनोल और ईथर। अब जो फिनोल होता है ना, फिनोल वो खुद एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है। जो हेलो एरीन होता है वो खुद एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है, और जो बेंजीन होता है अपना, वो तो अपना एरोमेटिक कंपाउंड होता ही है। तो हम सभी लोगों को किसको किसको बोले सर? बेंजीन को, फिनोल को, और अपना तीसरा जो इस चैप्टर का है हेलो एरीन, जिसको एराइल हैलाइड बोलते हैं, इन तीनों को हम एक चैप्टर में पढ़ लेते हैं और चैप्टर का नाम दे देते हैं एरोमेटिक केमिस्ट्री। तो एरोमेटिक केमिस्ट्री हम शुरू कर रहे हैं। 2 लेक्चर में पूरा एरोमेटिक केमिस्ट्री फाइनल कर दिया जाएगा, तो आप उसको जरूर देखें यार, रिवाइज करें। और चैनल पसंद है तो यार इसको सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ तो जरूर शेयर करना, ठीक। और वीडियो को लाइक भी करना अगर पसंद आए तो। अच्छा, एरोमेटिक केमिस्ट्री पे बात करते हैं। एरोमेटिक केमिस्ट्री, अच्छा क्या क्या बोला सर आगे, ये तो लिख दो क्या क्या पढ़ना है सर इस चैप्टर में आप हमको। तो इस चैप्टर में तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेंजीन के बारे में। एक तो बेंजीन, और बेंजीन के जितने भी लोग होते हैं, बेंजीन की जितनी भी प्रजातियां होती है, मतलब उसको बोला जाता है बेंजीन डेरिवेटिव्स। बेंजीन डेरिवेटिव्स, तो पहला तो बेंजीन के बारे में पढ़ेंगे और उनके लोगों मतलब बेंजीन डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। इस लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा सर, दूसरा हम पढ़ेंगे अपना हेलो एरीन, जो कि इस चैप्टर में था। तो दूसरा हम हेलो, एनसीईआरटी के सभी रिएक्शंस कंप्लीट होंगे, एनसीईआरटी कुछ बचेगा ही नहीं। एनसीईआरटी के जितने भी नेम्ड रिएक्शन हैं, जितने भी रिएक्शन आपके एनसीईआरटी बुक में मेंशन किया है, जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यार, जेई के लिए भी, नीट के लिए भी, सभी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, वो सभी को हम कवर अप करेंगे। याद करने का तरीका भी सीखेंगे। हेलो एरीन्स तीसरा, और बहुत ही ये कंफ्यूजिंग चैप्टर होता है, तो अच्छे से देखना, वीडियो स्किप बिल्कुल मत करना यार। हेलो एरीन्स तीसरा हम पढ़ेंगे फिनोल के बारे में। उम्मीद है आपको बेंजीन तो पता होगा। एरोमेटिक केमिस्ट्री इसलिए नाम रखा क्योंकि सभी एरोमेटिक कंपाउंड है। क्या ये बेंजीन होता है? हाँ, ये भी पता है सर। हेलो एरीन सर आपने सिखाया था एराइलिक पोजीशन पे हैलाइड ग्रुप। एराइलिक पोजीशन ये होता है सर, और इस पे हैलाइड ग्रुप, तो ये हो गया हेलो एरीन सर। फिनोल हमको पता ही है, अगर एक हाइड्रोजन निकाल दो बेंजीन से और उस हाइड्रोजन की जगह लगा दो OH तो हो जाता है फिनोल। अच्छा, इसका नाम तो सर फिनोल होता है, हमको पता है, लेकिन सर बार बार ना हमको हमारे टीचर जो है ना कभी कभी ऐसा स्ट्रक्चर भी देख के डराते थे। बेंजीन के माथे पे CH3 लगा देते थे। सर इसको क्या बोलते हैं? तो इसका नाम सीख लो, इसका नाम बोलते हैं टॉलिन। क्या नाम बोलते हैं? टॉलिन। एक तो मिथाइल बेंजीन नाम है ही IUPAC ने, मिथाइल बेंजीन, लेकिन इसका कॉमन नेम होता है टॉलिन। क्या नेम होता है? टॉलिन। अच्छा, जैसे ही कोई ग्रुप बेंजीन के माथे पे आ जाता है ना, अब बेंजीन अपना 3-3 पोजीशन लेके सामने खड़ा हो जाता है। क्या बोले सर, क्या बोले? जब तक बेंजीन के माथे पे कोई ग्रुप नहीं था तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही बेंजीन के माथे पे कोई ग्रुप आ जाता है ना, अब बेंजीन बोलता है कि मेरे पास 3-3 पोजीशन खड़े हो गए। एक तो ये पोजीशन, अच्छा ध्यान से देखोगे तो इधर से जो पोजीशन ये है, इधर से वही पोजीशन ये भी है, ठीक। फिर ये पोजीशन, अच्छा इधर से जो पोजीशन ये है, ये पोजीशन भी यही है, क्योंकि ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ठीक। और एक पोजीशन सिर्फ ये होता है, और इसके जैसा कोई नहीं है बेंजीन पे, ठीक। जो सबसे ऊपर होता है, क्या बोले सर, क्या बोले, क्या बोले? जो सबसे ऊपर बोले, या दूसरे शब्दों में समझिए जो सबसे पास वाला है, ग्रुप के सबसे पास वाला, या बिल्कुल टॉप पे, बिल्कुल टॉप पे, वो कहलाता है ऑर्थो पोजीशन। कौन सा पोजीशन सर? ऑर्थो पोजीशन। सर याद कैसे करेंगे? आपको तो पता ही है, हम तो भूल जाते हैं, तो भूलना मत, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से सीखो इसको। ऑर्थो, ऑर्थो से याद रखो आंख। क्या याद रखो? आंख। अगला जो होता है ना उसको थोड़ा सा सीख लेते तब आपको अच्छे समझ में। इसको बोलते हैं मेटा पोजीशन। क्या बोलते हैं? मेटा पोजीशन। और इसको बोलते हैं पैरा पोजीशन। क्या बोलते हैं? पैरा पोजीशन। दो शॉर्ट ट्रिक बताएंगे पोजीशन को याद करने का। एक तो आंख वाले, पैर वाले से याद कर लो। ऑर्थो से याद रखो आंख, और पैरा से याद रखो पैर।
अब खुद ही बताओ सोच के, आंख ऊपर होता है कि पैर? किसी भी इंसान के सबसे ऊपर क्या होता है? आंख, और सबसे नीचे क्या होता है? पैर। तो देखो ये भी एक आदमी है जिसके सबसे ऊपर क्या है? आंख, और सबसे नीचे क्या है? पैर। एक तो ये याद रखो, या फिर ये सोचो अगर हम ऐसे खड़ा हो जाए तो पैर हमारा कहाँ होता है? बिल्कुल सीधा, अरे बिल्कुल स्ट्रेट क्या होता है? पैर। तो ये रहा आदमी, बिल्कुल सीधे में इसका क्या होगा? पैर। बिल्कुल सीधा मतलब ये क्या होगा इसका? पैर, मतलब पैरा पोजीशन। ठीक, तो अगर कल को मान जाओ ऐसे दे देता, यहां पे ओएस दे देता, तो बताओ पैरा कौन होता? ऑर्थो कौन होता? मेटा कौन होता? तो ये रहा आदमी, आदमी के ठीक सामने ये है, होगा पैर, मतलब ये कौन सा पोजीशन है? पैरा पोजीशन। अब इधर चल जाओ तो ये होगा मेटा, और ठीक पास वाला क्या होगा? ऑर्थो। ठीक ना? या फिर आंख वाले से समझो आदमी है, इसके सबसे बगल में क्या होगा? आंख। आदमी के जस्ट बगल में सबसे ऊपर क्या होता है? आंख, और सबसे नीचे क्या होता है? पैरा। या फिर सोचो आदमी है, उसके ठीक सीधे क्या होगा? पैर, माने पैरा पोजीशन। ठीक, तो याद रखने का तरीका ऑर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन, पैरा पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन तीनों को नोट करो। फिर हम आगे कुछ और नेमिंग बताते हैं इस पर, फिर हम बेंजीन पे आगे बढ़ेंगे। अब कल को अगर टॉलिन और फिनॉल दोनों मिलाया जाता है तो नाम क्या होता है? देखना, तो बेंजीन थोड़ा सा ऐसे, ये रहा हमारा OH, तब तक तो ये फिनोल है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा रहा OH, ये हमारा रहा OH। ये तीन तीन OH क्यों बनाया सर? क्योंकि तीन तीन लोग सामने वाले हैं। देखना क्या, ये OH के रिस्पेक्ट में सबसे ऊपर कौन होगा? आंख, तो इट इज ऑर्थो पोजीशन। बीच में क्या होगा? मेटा, और सबसे सामने क्या होगा? पैरा। किसी भी आदमी के ठीक सामने क्या होता है? पैर। अगर कल को यहां पे CH3 लग गया, एक क्या हो सकता है? यहां पे CH3 लग जाए, और एक क्या होता है? यहां पे मिथाइल ग्रुप लग जाए CH3। अगर कल को यहां पे लग गया तो सबसे पहले तो इस फंक्शनल ग्रुप को बोलते हैं हम क्रिसोल। क्या बोलते हैं? क्रिसोल। क्या बोलते हैं? क्रिसोल। अच्छा बताना कौन से पोजीशन पे लगा है CH3? ऑर्थो पे ना, तो नाम क्या आता है? O, और बोलते हैं इसको ऑर्थो क्रिसोल। क्या बोलते हैं? ऑर्थो क्रिसोल। अच्छा अब की बार कौन से पोजीशन पे CH3 लगा है? मेटा, तो इसको बोलते हैं मेटा क्रिसोल, लिखते हैं M डैश और क्रिसोल। ठीक, अब की बार कौन से पोजीशन पे लगा? पैरा, तो इसको बोलते हैं पैरा क्रिसोल। तो ये तीनों नाम अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इन तीनों नाम को भी नोट करें। अब हम बढ़ते हैं बेंजीन के ऊपर, जिसमें सबसे शुरू में बात करेंगे हम प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन की। बेंजीन बनता कैसे है? देखो हर चीज में हम दो बात करेंगे, एक तो प्रिपरेशन और दूसरा उसका केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या क्या बात करेंगे? एक तो अपन प्रिपरेशन के ऊपर बात करेंगे कि बनता कैसे है, और दूसरा उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है उसके बारे में जानेंगे, बस हमारा खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। अच्छा सर इसमें क्या, किसका प्रिपरेशन पढ़ेंगे? अरे बेंजीन है तो बेंजीन का प्रिपरेशन पढ़ेंगे। सबसे पहला जो होता है ना सर, सबसे पहला वो क्या होता है? वो होता है फ्रॉम एसिटाइलिन। एसिटाइलिन ग्रुप से बेंजीन बनाएंगे हम। अच्छा सर अब हमको तो ये नहीं पता एसिटाइलिन क्या होता है, तो अगर एसिटाइलिन ग्रुप नहीं पता है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं आपको, एसिटाइलिन मतलब होता है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। अच्छा यहाँ पे कितना हाइड्रोजन होगा? एक, और यहाँ पे कितना हाइड्रोजन होगा? ये। अच्छा सर ये तो आपका वो है ना सर, एक दो मतलब होता है एथ और आइन। सर ये तो आपको इथाइन ग्रुप है, इसी को सर एसिटाइलिन बोल के डराया गया है क्या यहाँ पे? हाँ इसी को एसिटाइलिन बोल के डराया गया, ठीक ना। तो सबसे पहले हम एसिटाइलिन से बेंजीन बनाएंगे। अच्छा सर एसिटाइलिन से बेंजीन कैसे बनेगा? देखो कैसे बनेगा, आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि HC ट्रिपल बॉन्ड HC, अगर इसको आयरन के हॉट ट्यूब में, मतलब बिल्कुल गर्म ट्यूब में आयरन के रख दिया तो एसिटाइलिन विल कन्वर्ट इनटू बेंजीन। एसिटाइलिन विल कन्वर्ट इनटू बेंजीन। देखना थोड़ा सा बताते हैं कैसे कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे तीन लोग सामने आते हैं, कितने लोग? तीन लोग, SC ट्रिपल बॉन्ड CH और एक और SC ट्रिपल बॉन्ड CH। ये अपना बॉन्ड यहां पे इससे जोड़ लेता है, क्योंकि आयरन का ट्यूब है, तुरंत ये बॉन्ड टूटता है और इससे जुड़ जाता है। ये अपना बॉन्ड तोड़ के इससे जुड़ जाता है, और ये अपना बॉन्ड तोड़ के ऐसे जुड़ जाता है। तो ये अपना बॉन्ड तोड़ा और फिर इससे जोड़ा, फिर ये बॉन्ड अपना एक तोड़ा और इससे जोड़ा, और ये अपना एक बॉन्ड तोड़ा और जोड़ा, क्योंकि ये आयरन का हॉट ट्यूब है तो बॉन्ड आसानी से टूट सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले क्या होगा? एसिटाइलिन। याद रखना चाहिए आपको कि आयरन के हॉट ट्यूब में अगर एसिटाइलिन को रख दिया तो बेंजीन बना लेगा। क्या बना लेगा? बेंजीन। याद करने का तरीका, अगर गर्म ट्यूब में रख दोगे तो बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा, और अगर तीन बॉन्ड से एक बॉन्ड हो गया तो बेंजीन का स्ट्रक्चर हर बच्चे को पता है कि एक डबल बॉन्ड होता है, फिर जगह छूटता है, फिर डबल बॉन्ड, फिर जगह छूटता है, फिर डबल बॉन्ड। तो देखो डबल बॉन्ड, फिर जगह छूटेगा, जगह छूटेगा मतलब सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर जगह छूटेगा, फिर डबल बॉन्ड, फिर जगह छूटेगा। ठीक, जगह छूटेगा मतलब सिंगल बॉन्ड, ठीक ना। तो एसिटाइलिन ग्रुप को अगर आयरन के हॉट ट्यूब में रख दिया तो क्या बना के बाहर निकल जाएगा? बेंजीन। नोट करो, आगे के तरीके बताते हैं। अच्छा इस पे कभी कभी सवाल दे दिया ऐसे, कभी कभी सवाल देता है एग्जाम में CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड CH और आयरन के हॉट ट्यूब में Fe। अच्छा 3 4, ये C भी नहीं होगा ना,
आयरन के हॉट ट्यूब में इसको रख दिया, तो हमको पता है एसिटाइलिन ग्रुप तो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो एसिटाइलिन को पकड़ो और चुपचाप बेंजीन में कन्वर्ट कर दो। लेकिन ये बेचारा CH3, ये तो है बेंजीन, आयरन के हॉट ट्यूब में एसिटाइलिन तो बन गया बेंजीन, और CH3 बेंजीन के, ये बेंजीन हो गया, और बेंजीन के माथे पे किसको लगा देना है, CH3 को, तो ये हो गया आपका टॉलिन। तो समझ में क्या आता है, जब भी एसिटाइलिन देखो सामने आयरन का हॉट ट्यूब देखो तो अब एसिटाइलिन भूल जाओ, एसिटाइलिन नहीं है वो बेंजीन है, और जो भी इसके पास में लगे उसको बेंजीन के माथे में लगा दो। अगर कल को सर यहाँ पे OH लगा होता तो सर फिनोल बन जाता क्या, हाँ बिल्कुल, ये तो बन जाता बेंजीन, और बेंजीन के माथे पे क्या लग जाता, OH, तो ये बन जाता फिनोल। ठीक, तो जिस भी ग्रुप को बनाना है आपको बस एसिटाइलिन के पास में वो ग्रुप चिपका दो, वो बेंजीन के माथे में चिपक जाएगा अगर आयरन के हॉट ट्यूब में उसको डाल दिया, क्योंकि आयरन के हॉट ट्यूब में जैसे ही डालोगे एसिटाइलिन बच्चा खत्म और कौन बन जाएगा, बेंजीन। ठीक, दूसरा होता है आपका फिनोल से बनाना, किससे, फ्रॉम फिनोल, किससे, फ्रॉम फिनोल, एक सेकेंड, ठीक है, फ्रॉम फिनोल। अब ध्यान से देखो, फिनोल को लिख दें, फिनोल यहां पे OH, और दूसरी तरफ देखो बेंजीन को, ध्यान से देखो तो बेंजीन और फिनोल में किसका कमी है, बेंजीन में ऑक्सीजन है लेकिन फिनोल में ऑक्सीजन है, बेंजीन में ऑक्सीजन नहीं है, तो कहीं ना कहीं यहां से यहां आने के लिए ऑक्सीजन को हटाया गया है। क्या किया गया है, ऑक्सीजन को हटाया गया है। हर बच्चे को पता है, 10वीं क्लास में ही पढ़ लेता है कि ऑक्सीजन को हटाना माने रिडक्शन करना। क्या करना, रिडक्शन करना। मतलब जिस दिन आपने फिनोल का रिडक्शन कर दिया ना, जिस दिन आपने फिनोल का रिडक्शन कर दिया, फिनोल विल कन्वर्ट इनटू बेंजीन। अब आप ध्यान से बताइए कि फिनोल का रिडक्शन कौन कर सकता है, OH को कौन हटा सकता है, कोई भी मेटल, कोई भी मेटल रिड्यूसिंग एजेंट होता है ना, और सबसे बढ़िया मेटल जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो आप जानते हैं, दैट इज जिंक। तो अगर दूसरा क्या समझ में आता है कि फिनोल के ऊपर अगर आपने जिंक मेटल रख दिया, जिंक मेटल पे अगर आपने फिनोल का कोई ड्रॉप गिरा दिया, जिंक मेटल पे अगर आपने फिनोल का ड्रॉप गिरा दिया, तो वो फिनोल को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, बीइंग अ रिड्यूसिंग एजेंट। जिंक एक रिड्यूसिंग एजेंट है, वो तुरंत फिनोल को क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा। रिड्यूस करना मतलब ऑक्सीजन को हटा देना, तो ऑक्सीजन हटते ही ये बन जाएगा बेंजीन। ठीक है, आपको क्या है बात समझ में। तो दो बता दिए। एसिटाइलिन, याद एक बार और मेरे साथ बोलिए, एसिटाइलिन पे अगर आयरन का हॉट ट्यूब डाल दिया तो बॉन्ड टूटेगा, जुटेगा, टूटेगा, जुटेगा और बन जाएगा बेंजीन। जो भी उसके माथे पे लगाओगे एसिटाइलिन के, वो बेंजीन के माथे पे लग जाएगा। ठीक, अच्छा सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिनोल पे अगर कल को रिड्यूसिंग एजेंट लगा दिया तो ऑक्सीजन को हटा देगा, ऑक्सीजन को हटा देगा तो बच जाएगा हाइड्रोजन, और मतलब वो बन जाएगा बेंजीन। तो आगे एक और दो मेथड है, इसको नोट कीजिए। तो पहला तो एसिटाइलिन्स हो जाता है और दूसरा आपका फिनोल्स हो जाता है। जो आपको एनसीईआरटी में दिया वही हम पढ़ाएंगे। तीसरा हो जाता है आपका फ्रॉम डीकार्बोजिलेशन। डीकार्बोजिलेशन, क्या आपको कार्बोजिलेशन, डीकार्बोजिलेशन मतलब होता है, डी कार्बोजिलेशन का मतलब होता है CO2 हटाना। क्या हटाना, CO2। अब ध्यान से देखो, CO2 किस में मिलेगा, COO। CO2 मतलब होता है COO और एक H, तो एसिड में मिलेगा आपको CO2। तो कहीं ना कहीं बेंजोइक एसिड से, कौन से एसिड से, बेंजोइक एसिड से। अगर बेंजीन के माथे पे COOH लिख दिया तो इसका नाम हो जाता है बेंजोइक एसिड। क्या नाम हो जाता है, बेंजोइक एसिड। COOH के अगर बेंजीन के माथे पे COOH लगा दिया तो बेंजोइक एसिड नाम हो जाता है। ठीक ना। अगर इस पे कल को, अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड कौन निकाल सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकालने का काम करता है NaOH प्लस में कैल्शियम ऑक्साइड हमको लेना पड़ता है। इसको कंबाइन रूप में बोलते हैं, इसको तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, तो सोडियम से आता है सोडा, और इसको बोलते हैं लाइम वाटर, तो इसको बोलते हैं सोडा लाइम। क्या बोलते हैं, सोडा लाइम। तो अगर आपने NaOH और COO के प्रेजेंस में, मतलब सोडा लाइम के प्रेजेंस में बेंजोइक एसिड को रख दिया तो ये तुरंत क्या करता है, CO2 को बाहर निकाल देता है। क्या बाहर निकाल देता है, CO2 गैस को बाहर निकाल देता है, एसिड का CO2 गैस, और यहां से बन जाता है आपका बेंजीन। तो ये हो गया आपका, प्रिपरेशन खत्म हो गया। आगे हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन पे, और खूब अच्छे से बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज पे। फिर हम लेक्चर को कर देंगे खत्म, और फिर हम आगे बात करेंगे फिनोल और हेलोएरीन्स पे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे खूब अच्छे से। केमिकल प्रॉपर्टीज बेंजीन का अभी हम सिखाते हैं आपको, खूब अच्छे से, इतना नोट कीजिए इसको। ठीक, तो बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन पे। अच्छा, बेंजीन जो होता है ना वो एरोमेटिक नेचर का होता है। कौन से नेचर का होता है, लिख देते हैं, बेंजीन इज ऑफ एरोमेटिक नेचर।
तो ये अपना एरोमेटिसिटी कभी भी खत्म करना नहीं चाहता, क्योंकि एरोमेटिक नेचर का आपको पता है, एरोमेटिक जो होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड वो सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो अगर कोई सबसे ज्यादा स्टेबल है तो थोड़ी ना अपना स्टेबिलिटी कम करने जाएगा, तो ये अपना एरोमेटिसिटी तो लूज नहीं करना चाहता। तो ऐसा कोई भी जिंदगी में काम नहीं करेगा जिससे इसका एरोमेटिसिटी लूज नहीं होगा। मतलब सर आप ये बोलना चाहते हैं कि जिंदगी में कभी एडिशन रिएक्शन शो नहीं करेगा? हाँ। क्यों सर, क्यों? क्योंकि एडिशन रिएक्शन शो कर रहे हैं। जैसे मान लो हम HX का एडिशन करा रहे हैं, तो सर आप सिखाए थे एल्कीन पे HX का एडिशन हुआ ना सर, तो एल्कीन रहेगा ही नहीं, वो तो डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा। डबल बॉन्ड को तोड़ते हैं हम, उस एडिशन रिएक्शन में क्या करते हैं, डबल बॉन्ड को तोड़ते हैं। तो ये कतई अपना डबल बॉन्ड नहीं तोड़ेगा। क्यों नहीं तोड़ेगा? क्योंकि डबल बॉन्ड का टूटते ही एरोमेटिसिटी लूज हो जाएगी। ठीक, अगर हमने कल को इस पे HX का एडिशन करा दिया, किसका? HX का, तो HX क्या करेगा? डबल बॉन्ड को तोड़ेगा, और डबल बॉन्ड को टूटते हैं इसके एरोमेटिसिटी तो लूज हो जाएगी, और वो ऐसा चाहेगा नहीं। तो इस पे HX का एडिशन नहीं होगा, H2O का एडिशन नहीं होगा, किसी का भी एडिशन रिएक्शन नहीं होगा। तो लिख देते हैं बेंजीन डू नॉट शो एडिशन रिएक्शन, डू नॉट शो एडिशन रिएक्शन। बेंजीन एडिशन रिएक्शन शो नहीं करता। तो सर ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा क्या? हाँ बिल्कुल, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा। एडिशन रिएक्शन तो शो कर नहीं सर एल्कीन है फिर भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा। कौन सब्स्टिट्यूट होगा सर? हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होगा। यहाँ पे कौन सब्स्टिट्यूट होगा? हाइड्रोजन। कैसे कैसे होगा सर? वो तो हम आगे बात करेंगे। क्या आपको ये समझ में आया कि वो वाला फंडा कि अगर एल्कीन है तो एडिशन रिएक्शन शो करेगा, एल्केन है तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा? यहाँ पे फेल हो जाता है। ये एल्कीन है लेकिन इसके बावजूद भी एडिशन रिएक्शन शो नहीं करता, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा। क्या बोला सर, क्या बोला? एडिशन रिएक्शन इसलिए शो नहीं करेगा क्योंकि एडिशन रिएक्शन को शो करते ही ये डबल बॉन्ड को तोड़ेगा, और डबल बॉन्ड जैसे ही तोड़ेगा बेंजीन चिल्ला देगा भाई एरोमेटिसिटी हमारा लूज कर दिया, तुम हम करेंगे नहीं क्योंकि स्टेबिलिटी खत्म नहीं करना चाहते। ठीक, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा जिससे इसका डबल बॉन्ड पे कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक, लेकिन एक केस बोला जाता है कि ये हार्डली जो होता है ना, अगर बहुत ज्यादा हीट उट दे दिए हम तो हाइड्रोजिनेशन कुछ हद तक शो कर देता है। क्या? हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन मतलब होता है H2 का एडिशन। तो ये रहा आपका बेंजीन, इस पे अगर कल को H2 का एडिशन निकेल कैटेलिस्ट के प्रेस पे और काफी ज्यादा अगर हीट दिए हम, काफी ज्यादा एक्सेस में हीट दिए, तो डबल बॉन्ड टूट जाता है। इसका डबल बॉन्ड क्या होता है? टूट जाता है। बिना हीट के नहीं हो पाएगा क्योंकि एरोमेटिसिटी लूज हो रहा है। और हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे। हाइड्रोकार्बन का लेक्चर सीखे होगे तो हाइड्रोजनेशन उसमें बताए थे, नहीं देखे हो तो जाओ हाइड्रोकार्बन का भी लेक्चर देखो, प्लेलिस्ट को चेक करो, उसमें मिल जाएगा। ठीक ना? हाइड्रोजन डबल बॉन्ड को तोड़ते हैं और दोनों तरफ हाइड्रोजन दे देते हैं, तो देखो ये कैसे में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन। तो अगर बेंजीन पे हाइड्रोजिनेशन करा दिया तो वो बन जाता है साइक्लोहेक्सेन। क्या आपको समझ में आया? तो सबसे पहले ये लिख दो, बेंजीन डू नॉट शो एडिशन रिएक्शन, कभी एडिशन रिएक्शन शो नहीं करेगा बिकॉज इट डज नॉट वांट टू लूज इट्स एरोमेटिसिटी। तो क्या शो करेगा सर? ये शो करता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखना सब्स्टिट्यूशन के नीचे डैश लगाते हैं, क्यों? उसका रीजन भी बताते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या शो करता है? ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे कैसे शो करता है देखते हैं। आओ बात करते हैं इसमें, बेंजीन का पूरा पीएचडी कर लेते हैं। आओ बेंजीन पे अगर अपन बात करें तो कोई भी सब्स्टिट्यूशन के लिए आदमी होगा जिसमें एक तो इलेक्ट्रोफाइल होगा और दूसरा क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल। जैसे अगर हम HX का बात करें तो H पे आता है पॉजिटिव और X पे आता है नेगेटिव, तो ये हो जाता है इलेक्ट्रोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल मतलब होता है नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर। ठीक, ये भी आपको हाइड्रोकार्बन में एक एक चीज बताया। तो कोई भी अगर आदमी होगा, कोई भी कंपाउंड होगा, तो एक तो होगा उसका इलेक्ट्रोफिलिक पोर्शन, एक होगा न्यूक्लियोफिलिक पोर्शन। अब हम ये सोच रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं कि बेंजीन पे कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल से पूछोगे बेटा तुम कब अटैक करोगे, तो ये बोलेगा हम तो नेगेटिव चार्ज को देख के अटैक करेंगे क्योंकि हम है पॉजिटिव, हमको नेगेटिव से प्यार होगा। इससे पूछोगे तुम कब अटैक करोगे, तो बोलेगा अच्छा हम नेगेटिव हैं तो पॉजिटिव पे अटैक करेंगे। अब यहाँ पे पता करते हैं बेंजीन तुम्हारे ऊपर क्या है, तो बेंजीन बोलेगा अच्छा हमारे ऊपर तो बॉन्ड ही बॉन्ड है भाई। बॉन्ड ही बॉन्ड मतलब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हर एक बॉन्ड में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे ऐसा किताब में लिखा होता है ना कि पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन की जो होती है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, माने इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। ज्यादा इलेक्ट्रॉन है माने नेगेटिव चार्ज चारों तरफ है। कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। अच्छा, जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल को पता चलेगा अच्छा सामने नेगेटिव चार्ज का पूरा भंडार है क्या, तो तुरंत ये जाएगा और अटैक कर देगा। माने यहाँ पे कौन अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। कौन अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि सामने खाली नेगेटिव चार्ज वाले लोग हैं। कौन वाले चार्ज वाले लोग हैं? नेगेटिव चार्ज वाले लोग हैं। माने इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी सामने ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी सामने ज्यादा है, तो इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव चार्ज अटैक करेगा उस पर, पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव को नेगेटिव से प्यार होता है। ये हम सिखाए थे, ठीक ना? इलेक्ट्रोफाइल का मतलब यही होता है।
ठीक, तो यहां पे डैश इसलिए रखेंगे क्योंकि कौन सा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, कौन अटैक करेगा यहाँ पे, इलेक्ट्रोफाइल। तो ऐसे रिएक्शन को बोला जाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट करता है, और किसको करता है, हाइड्रोजन को। बेंजीन में जो हाइड्रोजन होता है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन, इसको सब्स्टिट्यूट करता है इलेक्ट्रोफाइल। आ रहा है आपको बात समझ में। तो इलेक्ट्रोफाइल का होता है यहाँ पे अटैक। अब ऐसे लिखा होता है कि पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है इस पे ज़्यादा, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने से हम बोलते हैं कि बेंजीन का न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है। ध्यान रहे, न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर मतलब ये नहीं होता है कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक। न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर कहने का मतलब कि बेंजीन इज इटसेल्फ अ न्यूक्लियोफाइल, बेंजीन खुद एक न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि इसमें भाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। इसको पॉजिटिव से प्यार होगा, इसको किससे प्यार होगा, पॉजिटिव से। तो जिसको भी पॉजिटिव से प्यार होता है, प्यार मतलब हो गया फाइल, और पॉजिटिव से है माने न्यूक्लियस है, तो नाम हो जाता है न्यूक्लियोफाइल। ठीक, तो बेंजीन नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, तो इसको पॉजिटिव से प्यार होगा, तो इसलिए बोलेंगे कि इसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। अच्छा, तो इस पे अटैक किसका होगा, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा। किस पे अटैक होगा, न्यूक्लियोफाइल पे किसका अटैक होता है, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा। ठीक, क्या बन जाएगा इस पे, हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होगा और इलेक्ट्रोफाइल जाके लग जाएगा। हाइड्रोजन हो गया सब्स्टिट्यूट और इलेक्ट्रोफाइल हो गया जाके लग गया। तो ये रहा आपका बेंजीन, और इस पे लग जाता है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मतलब हो गया ई, तो ये ग्रुप से ये ग्रुप बन जाता है। ठीक, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या सीखे, अच्छा, अब जैसे इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप लग गया ना, लगने वाला ग्रुप कल को दो दो प्रकार का हो सकता है। जिन्होंने जीओसी पढ़ा होगा उन्होंने सब पढ़ा होगा कि लगने वाला ग्रुप दो दो प्रकार का हो सकता है। एक तो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप और एक इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप। सोचो, अगर कल को इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप लग गया तो वो तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और बढ़ाएगा। अगर कल को पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, ध्यान से सुनना एक एक बात, अगर कल को इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप लग गया तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और बढ़ाएगा। और बढ़ाएगा करने का मतलब न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर भी बढ़ाएगा और इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होने का पॉसिबिलिटी भी बढ़ाएगा। लेकिन कल को अगर खींचने वाला ग्रुप लग गया तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाएगा, न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर को भी घटाएगा और इलेक्ट्रोफाइल अटैक होने की टेंडेंसी को भी घटाएगा। सब चीज घटाएगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गया तो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर बेंजीन का कम हो गया। तो जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो देखेगा अरे भाई कम इलेक्ट्रॉन है, तो उसको थोड़ा कम प्यार होगा, तो इलेक्ट्रोफाइल कम जगह अटैक करेगा। क्या बोले सर, कम जगह अटैक करेगा। ध्यान से नोट करना, ठीक ना, इसको नोट करो, फिर एक एक चीज हम बता देते हैं और आगे। ठीक, आओ आओ यहाँ पे लिखते हैं क्या, कि अगर कल को इलेक्ट्रोफाइल लग गया तो इलेक्ट्रोफाइल तो यहां पे लग गया, इलेक्ट्रोफाइल यहां पे लग गया, मान जो यहां पे लग गया इलेक्ट्रोफाइल। अब दिस इलेक्ट्रोफाइल कैन बी ऑफ टू नेचर, एक जिसको बोला था इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, विड्रॉइंग ग्रुप मतलब खींचने वाला। तो अगर सोचो कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन को खींचे जा रहा है, ये कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन को खींचे जा रहा है, तो अगर कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन को खींचे जा रहा है तो बेचारे की पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो कम होगी ना, किसकी, बेंजीन की कम होगी। तो कम होगा तो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर भी कम होगा। अब ये कम न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर का होगा, मैंने इसको कम ही प्यार होगा न्यूक्लियस से, पॉजिटिव चार्ज वालों से कम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इस पे कम हो गई। ठीक, तो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर भी कम हो गया। जैसे ही पता चला सामने वाले इलेक्ट्रोफाइल को अच्छा इसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर उतना बढ़िया नहीं है, तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करने की क्षमता, अटैक करने की क्षमता भी कम हो जाएगी, भी कम हो जाएगी। जितना बात लिखेंगे ना सब इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करने की क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सोचो इसने सब चीज कम कर दिया बेंजीन का, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कम कर दिया, न्यूक्लियोफाइल कैरेक्टर भी कम कर दिया, कौन, खींचने वाला ग्रुप। तो इसने बेंजीन को इलेक्ट्रोफाइल के प्रति डीएक्टिवेट कर दिया। क्या कर दिया, क्या बोला सर, डीएक्टिवेट कर दिया। इसीलिए EWG को कुछ लोग यहां पे लिख देते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। कौन सा ग्रुप बोलते हैं, डी, किसने बेंजीन को डीएक्टिवेट कर दिया, इलेक्ट्रोफाइल के प्रति डीएक्टिवेट, मतलब अब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक उतना अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो लिखते हैं इलेक्ट्रोफाइल कम जगह पर अटैक कर पाएगा, कम जगह नहीं, कम अटैक पर, कम अटैक कर पाएगा। इलेक्ट्रोफाइल कम अटैक कर पाएगा। कम अटैक करने का मतलब क्या हुआ, कि मतलब एक ही जगह पे अटैक कर पाएगा। अब ध्यान से सोचो कि पूरे बेंजीन पे कौन ऐसा पोजीशन होता है जो एक ही होता है, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, कौन ऐसा पोजीशन एक ही होता है। अगर पूछो ऑर्थो, दो दो होते हैं ऑर्थो,
ये भी है ऑर्थो, ये भी है ऑर्थो, क्योंकि ग्रुप लग गया ना तो अब ऑर्थो पैरा मेटा हाथ उठा देंगे कि भाई हम ऑर्थो हैं, मेटा है पैरा, क्योंकि ग्रुप के रिस्पेक्ट में। तो ऑर्थो भी दो दो होता है, पैरा भी दो दो, सॉरी मेटा भी दो दो होता है, और पैरा एक ही होता है, ठीक। तो बोला जाता है ऐसा कि जब जब माइनस आई ग्रुप हुआ, अच्छा ईडब्ल्यूसी कौन से ग्रुप के होते हैं, माइनस आई होते हैं, माइनस एम होता है, और क्या होता है, हाँ माइनस एम और माइनस एच भी बोल दिया जाता है कभी कभी। तो ईडब्ल्यूसी खींचने वाला माने माइनस आई ग्रुप, माइनस एम ग्रुप और माइनस एच ग्रुप। तो इलेक्ट्रोफाइल को, सॉरी बेंजीन को क्या कर दिया, ये डीएक्टिवेट। तो इलेक्ट्रोफाइल कम अटैक कर पाएगा, कम अटैक कर पाएगा, कहने का मतलब कि ये सिर्फ और सिर्फ लिख देते हैं कहाँ पे, यहाँ पे लिख दें, मेटा पोजीशन पर अटैक कर पाएगा। कौन से पोजीशन पे, मेटा पोजीशन पर अटैक कर पाएगा। अब ये क्यों कर पाएगा मेटा पोजीशन पे अटैक, क्यों नहीं करेगा, इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा लंबा चौड़ा है, वो सब अब आपको रिवीजन लेक्चर में नहीं बताया जा सकता। तो आपको जो बताया जा रहा है बस आप वो कीजिए, उससे आपका सवाल भी बन जाएगा और आपका कॉन्सेप्ट भी थोड़ा बहुत जो भी है सब हिंदी में लिखे जा रहे हैं आपको। तो क्या इलेक्ट्रोफाइल का कम अटैक होगा, कम अटैक होने का कहने का मतलब कम अटैक कर पाएगा, कहने का मतलब कि वो सिर्फ मेटा पोजीशन पर अटैक कर पाएगा और एक ही प्रोडक्ट बनेगा मेटा पोजीशन पर अटैक करके, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल कम अटैक करेगा तो एक ही प्रोडक्ट बनाएगा, वो भी कहाँ पे अटैक करके, मेटा पे। तो माइनस आई ने एक प्रोडक्ट बनाया मेटा पे अटैक करके, तो कुछ लोग इसको बोलते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। सब लिखते आ रहे हैं क्या, मेटा। लास्ट में याद करने का भी एक लाइन बोलेंगे ना, वहीं आपको याद करने का तरीका हो जाएगा। आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं, वो तो हम समझा रहे हैं तो बस इतना कर रहे हैं आपको। तो बस हम एक लाइन बोलेंगे लास्ट में बॉक्स बना के, बस उस बॉक्स को याद कर लेना है आपको, ठीक। तो वीडियो को एंड तक देखना। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, ये सब मिटा दें, ये सब मिटा देते हैं। अब सेम टू सेम सब चीज उल्टा करते जाइए ईआरजी ग्रुप के लिए, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन को दिए जा रहा है, माने देगा इलेक्ट्रॉन को, तो और भाई इसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर बढ़ाएगा, न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर और बढ़ाएगा। लिख देते हैं ईआरजी के बारे में, ईआरजी के बारे में लिखते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा। अच्छा ये कौन कौन लोग होंगे, प्लस वाले लोग, प्लस एम और प्लस एच वाले, ऐसे ऐसे लोग, ठीक ना। प्लस वाले लोग को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन देने वाले लोग। पाई इलेक्ट्रॉन बढ़ाएगा, न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर भी क्या करेगा, बेंजीन का बढ़ाएगा। तो इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करने का क्षमता भी बढ़ाएगा, इलेक्ट्रोफाइल का क्षमता अटैक करने का बढ़ाएगा। तो इसने बेंजीन को क्या किया, एक्टिवेट किया कि डीएक्टिवेट किया, एक्टिवेट किया। तो ऐसे ग्रुप को कुछ लोग बोलते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप। क्या बोलते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप। और सोचो मेटा के अलावा, अब चूंकि इसने बेंजीन को एक्टिवेट कर दिया तो जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल होगा ना वो ज्यादा जगहों पे अटैक करेगा। ज्यादा जगहों पे अटैक करने का मतलब कि दो दो जगह पे अटैक करता है। यहाँ पे एक ऑर्थो पे अटैक करता है और दूसरा पैरा पे। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कम जगह पे, इसलिए कहते हैं कम जगह पर अटैक करेगा। कम जगह पे कहने का मतलब एक ही जगह पे अटैक करेगा। कहां पे, मेटा पे। कहां पे अटैक करेगा, मेटा पे। अब मेटा पे क्यों करेगा इसका कॉन्सेप्ट हम नहीं बता रहे, क्योंकि वो आपका फिर लंबा चौड़ा वीडियो फिर चला जाएगा, रिवीजन लेक्चर आपका। और अगर कल को पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्टिवेट कर दिया माने ज्यादा जगहों पे अटैक करेगा। ज्यादा माने दो दो जगह पे, एक ऑर्थो पे और एक पैरा पे। तो ऑर्थो पैरा पर अटैक करेगा। ये कौन अटैक कर रहा है, आने वाला ग्रुप। अभी आपको एग्जांपल से भी सिखा देंगे। ऑर्थो पैरा पर अटैक करेगा। तो कुछ लोग इसी ग्रुप को, किसको, प्लस वाले लोगों को बोलते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो क्या आपको समझ में आया, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। अब एक बॉक्स बना के लिख देंगे, जितना भी दोनों बोर्ड पे लिखा ना सब याद हो जाएगा। एक बॉक्स बना के लिख देते हैं, एक एग्जाम्पल दिखा देते हैं, फिर इस लेक्चर को खत्म करते हैं। अब जो बॉक्स बना के लिख दे रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। बॉक्स बना के क्या लिख रहे हैं, ध्यान से दिख लीजिएगा, आप भी लिख लीजिएगा। देखिए क्या डाल के लिखते हैं, प्लस वाला ग्रुप है, प्लस वाला ग्रुप है। प्लस वाला ग्रुप है मतलब प्लस आई। आपको पता है प्लस आई क्या होता है, जितने भी अल्काइल ग्रुप होते हैं सब प्लस आई होते हैं, या फिर प्लस एम हो, प्लस आई हो या फिर प्लस एम हो। माइनस आई वाला ग्रुप, सॉरी माइनस वाला ग्रुप है लिखना चाहिए ना, माइनस वाला ग्रुप है। अब ध्यान से आप हमको बताइए कि प्लस और माइनस में कौन बड़ा होता है। हर बच्चे को पता होगा प्लस बड़ा होगा ना, माइनस तो छोटा होता है। कोई भी नंबर अगर माइनस में आ गया तो छोटा और प्लस में है तो बड़ा हो गया। तो अगर कल को माइनस आई वाला ग्रुप है, माइनस आई वाला मतलब माइनस आई माइनस एम, दो तीन को सर माइनस आई और माइनस एम का ग्रुप बताइएगा। NO2 हो गया, साइनाइड हो गया, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O वाले जितने भी ग्रुप होते हैं सब माइनस एम के होते हैं। C डबल बॉन्ड O जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड वाले ग्रुप होते हैं सब माइनस एम के होते हैं। और NO2 हो गया, साइनाइड हो गया, सब फेमस लोग हैं। तो अगर कल को प्लस होगा तो आप प्लस से डायरेक्ट समझिए,
प्लस से डायरेक्ट समझिए ज्यादा। अरे प्लस और माइनस में प्लस ज्यादा होता है और माइनस क्या होता है, कम। तो प्लस ज्यादा माने ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा, ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा माने दो दो जगह अटैक होगा, एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे। और अगर माइनस माने कम, कम माने कम प्रोडक्ट बनेगा, माने एक ही जगह अटैक होगा, कहां पर, मेटा पर। तो बस आपको इतना याद रखना है कि अगर प्लस है तो प्लस माने ज्यादा, ज्यादा माने ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा, और ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा दो दो जगह पर अटैक होगा, एक ऑर्थो पे और एक पैरा पे। और अगर कल को माइनस वाला ग्रुप हो गया तो माइनस माने कम, और कम माने कम जगहों पर अटैक होगा, माने एक ही जगह पर अटैक होगा मेटा पे, और प्रोडक्ट भी मिलेगा एक ही। ठीक, एग्जाम्पल के तहत बताते हैं आपको। जैसे मान जाइए कल को यहाँ पे CH3 है, क्या है, CH3, और सामने किसी ने दे दिया NO2 पॉजिटिव को जोड़ो। NO2 पॉजिटिव मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल। तो देखो सामने जो ग्रुप है वो तो प्लस वाला ग्रुप है ना, प्लस आई। तो प्लस आई माने प्लस माने ज्यादा, ज्यादा माने ज्यादा प्रोडक्ट, ज्यादा प्रोडक्ट माने दो दो जगह पे अटैक। तो एक तो ऑर्थो पे अटैक हो जाएगा और एक आपका पैरा पे अटैक हो जाएगा, तो दो दो जगह NO2 जुटेगा। CH3 एक बार NO2 ऑर्थो पे जुट जाएगा, ऑर्थो नाइट्रोटोलिन, और दूसरी बार पैरा पे जुट जाएगा, CH3 और NO2। अच्छा कल को सर यहाँ पे अगर माइनस एक ग्रुप होता तो, मतलब सर जैसे कि एग्जांपल में कल को यहाँ पे सर NO2 होता तो सर खुद ही NO2 होता और NO2 जुड़वाता तो सर, तब NO2 कौन सा ग्रुप का है, माइनस M का। माइनस M मतलब कम, कम माने एक ही जगह पे अटैक होगा, तो कहाँ पे होगा, मेटा पे। तो ये NO2 तो है ही, और NO2 जाके मेटा पे जुटेगा, तो एक तो मेटा ये होता है और एक मेटा ये होता है। ठीक, अगर कल को ये 2 मोल रहा तो। ठीक है, तो क्या आपको ये बात समझ में आया। एक आध दो एग्जांपल और इसमें नोट किया जाएगा। एक एक्सेप्शन होता है जो इस बॉक्स में, छोटे से बॉक्स में हम लिख देते हैं, एक्सेप्शन इज हैलोजन ग्रुप। आपको पता होगा, आपको सिखाया गया होगा, हैलोजन ग्रुप जो होता है ना वो माइनस आई नेचर का होता है। तो माइनस माने कम, माने होना चाहिए था उसका मेटा डायरेक्टिंग, लेकिन हैलोजन ग्रुप होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, बस छोटा सा कॉन्सेप्ट है इसका, क्योंकि हैलोजन ग्रुप जो होता है ना, हैलोजन ग्रुप के ऊपर लोन पेयर होता है। क्या होता है, लोन पेयर। तो लोन पेयर वाला ग्रुप है, लोन पेयर वाला ग्रुप माने वो तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज्यादा करेगा, ज्यादा करेगा मैंने न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर बढ़ाएगा, तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होने का टेंडेंसी ज्यादा होगा, तो दो दो जगह पर अटैक होगा, ऑर्थो और पैरा। और वो भी सिखाया जाता है कि हैलोजन ग्रुप इज सो प्लस M लेस देन माइनस आई, तो थोड़ा बहुत प्लस M भी शो करता है। तो इसलिए ऐसा एक्सेप्शन रखा गया कि हैलोजन ग्रुप भले ही माइनस आई नेचर के होते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। क्या होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो उम्मीद है आपको एक्टिवेटिंग, डीएक्टिवेटिंग, ऑर्थो पैरा, मेटा डायरेक्टिंग सब समझ में आएगा। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। अगला लेक्चर में मिलते हैं हम आपको, जहां पे एरोमेटिक केमिस्ट्री को आगे बढ़ाया जाएगा, फेनोल और हेलोएरिन्स पढ़ाया जाएगा, और इसके जितने भी रिएक्शन होते हैं कॉन्ग HNO3 के साथ, सल्फोनेशन, फ्लोरिनेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन, और आपका मिक्स एसिड के साथ रिएक्शन। तो जितने भी रिएक्शन आपको एनसीईआरटी में दिए हो, लेक्चर 2 में हम इसका लेकर आएंगे एरोमेटिक केमिस्ट्री का। तो इतना पढ़ें, रिवाइज करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो यार, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।